नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज चल रही है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की लीडिंग जो भी वेबसाइट्स हैं और जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं और फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी आपके लिए। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें, इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो हम लोग आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स की वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट बनाए रखें यार, क्योंकि यही जो है एक चीज जो हमारे अंदर भी मोटिवेशन को क्या करती है, जनरेट करती है। ठीक है, तो हम लोग चल पाते हैं 24/7 आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे कौन से टॉपिक से, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले रायसीना डायलॉग है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरनेशनल फोरम्स के अंतर्गत आ जाएगा ये। इसके बाद एयर पॉल्यूशन बहुत ज्वलंत मुद्दा है, लगातार एनवायरमेंट के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जीएस पेपर 2 का फर्स्ट आर्टिकल हो गया। दूसरा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेटेड है और वो हेल्थ से भी वहीं से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद ईडी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड पेपर का पार्ट होगा जहां पर बॉडीज वगैरह को पढ़ना है हमको। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड कोल शॉर्टेज, तो अभी कोल की शॉर्टेज हो गई, देखा जा रहा है पैंडेमिक के कारण जो है वहां पर माइनिंग वगैरह में जो है डिले कर दिया गया या रोक लगा दी गई। तो उसके कारण जो हमारी आवश्यकताएं हैं, है ना, ऊर्जा की ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, देखेंगे हम लोग इसको कि आज भी कोल कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए। तो थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद सिप्री की रिपोर्ट आई है, स्टॉकहोम में अवस्थित ये आपका इंस्टीट्यूट है। ये मिलिट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, है ना, आर्म्स वगैरह से, उससे रिलेटेड डेटा वगैरह देता है, बताता है। तो इसने बताया कि भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का क्या हो गया, खरीदार बन चुका है। 76.6 जो है वहां पर बिलियन जो है आपका वो भी कर लिया है हमने, हमारा रोज हो के वहां पर जो कैपिटल लगा हुआ है उस क्षेत्र में, है ना, जो आर्म्स वगैरह से रिलेटेड है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि टॉप 5 कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा हथियार जो है वो खरीदारी करते हैं वो उसकी, है ना। तो सबसे पहले यूएस है ना, उसमें इंपॉर्टेंट 5 कंट्रीज आएंगी, यूएस, यूके, इंडो, चाइना और आपका रशिया। ठीक है, तो इसको देखेंगे। ये आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी रख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी रख सकते हैं, तो आप सेकंड पेपर में रख के देख सकते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारा रायसीना डायलॉग है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, 7th एडिशन है ये आपका। ठीक है, 7th मतलब उनके द्वारा किया गया था इसका इनॉग्रेशन 25 अप्रैल को। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 7th एडिशन है, ये याद रखिएगा। ये है क्या, तो भैया प्रीमियर कॉन्फ्रेंस होती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में, दोनों चीज आ गई, भू राजनीतिक संदर्भ और भू अर्थशास्त्र से संदर्भित आपका जो आयाम है दोनों पर। ठीक है, अब ये इसके बाद ये स्टार्ट कब किया गया, तो 2016 में भारत का प्रमुख सम्मेलन है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो ये कॉन्फ्रेंस जब की जाती है तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे, तो उसमें डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, कि वैश्विक समुदाय के संदर्भ में सामने उनके जो सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं उनको कैसे हम सहयोग और समन्वय के द्वारा जो है रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध है ये। इसके बाद ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, किसके साथ पार्टनरशिप में, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है आपका, ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म वहां पर उपलब्ध कराती है जहां पर राजनीति, व्यापार, मीडिया, सिविल सोसाइटी, नागरिक जो भी आपके समाज है उनके साथ लीडर्स को भी जो है सारे देशों के एक साथ एक फोरम पे लाती है, ताकि वहां पर आके वो चर्चा करे, संवाद करे और जो भी आवश्यकताएं हैं वैश्विक समुदाय के समक्ष उन मुद्दों पर जो है सहयोग और समन्वय के द्वारा क्या करे, वहां पर समाधान निकाले, उन चुनौतियों को एड्रेस करे। तो रायसीना डायलॉग जो 2022 का उसके अंतर्गत देखेंगे कि भैया सबसे पहले तो 7th एडिशन है, 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है 2022। यूरोपियन कमीशन जो है उसके जो प्रेसिडेंट है आपके उर्सुला वॉन डेयर लियन, जो इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, ये याद रख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये 3 दिनों का था, 3 दिन का ये आपका संवाद था, तो 25 अप्रैल से 27 अप्रैल ऑलरेडी डन। इसका जो इस साल का थीम था वो क्या था आपका, टेरा नोवा इम्पैशेंट इम्पेशेंट इम्पेरिल्ड। ठीक है ना, तो ये देख जाइएगा, कहीं कहीं पर अब जो है थीम वगैरह पूछ लेते हैं। एक बार 2017 में से ये स्टार्ट किया है यूपीएससी ने कि बीच बीच में
पे कभी कभी थीम पूछ लेता है, तो हमको देख के जाना, रटना नहीं है सारी चीजों को, ठीक है। और रायसीना जो डायलॉग है ये कौन सी ऐसे 6 जो आपके पिलर्स हैं उस पर बेस्ड था। तो सबसे पहले रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी होने के बाद भी जो है कई जगह मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ना। स्टेट्स में अलग अलग, रशिया यूक्रेन का भी आपका जो संघर्ष दिखाई दिया, तो ये सब कारण से जो है ये इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है। तो रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, और वो भी किस पर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी को एम्बेडेड करते हुए। इसके बाद एंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, मतलब एक नेटवर्क ग्लोबल ऑर्डर बनाना है। सीधी बात है, ये मैंने आपको कई बार बताया, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, कि कुछ ही जो है आपके विकसित देश हैं उन्होंने ही अगर सारी पावर्स ले ली तो बाकी सब देशों का क्या होगा, ठीक है। तो इक्वालिटी कैसे लाएंगे, इक्विटी कैसे लाएंगे विश्व को चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वाटर कॉकसस है ये आपका, जो टर्बुलेंट टाइड्स इन द इंडो पैसिफिक, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं। कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना है टू हेल्थ, डेवलपमेंट एंड प्लैनेट। इसके बाद ग्रीन ट्रांजिशंस की बात किया है, अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशंस, मतलब यहाँ पर कॉमन इंपेरेटिव डाइवर्जिंग रियलिटीज की बात कर रहे हैं। इसके बाद सैमसन वर्सेस गोलियाथ जो है, इसका मतलब ये परसिस्टेंट एंड रिलेंटलेस टेक्नोलॉजी वॉर्स, है ना। तो ये देखा है, इस पर ये बेस्ड रहेगा, इन सबको रटना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बहुत पुराना और बहुत ज्वलंत मुद्दा हमेशा से है ये, क्योंकि ये सीधा सीधा हेल्थ से भी जुड़ेगा, है ना, और इसके कारण जो है वो किसी व्यक्ति के वैयक्तिक संदर्भ में भी उसकी आय पर ऋणात्मक प्रभाव डालता है और सरकार के ऊपर भी डालता है, ठीक है ना। तो एयर पॉल्यूशन की बात करें तो 2022 में जो अपडेट की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी डेटाबेस, उसमें ये बताया गया कि भैया जितनी टोटल वैश्विक जनसंख्या है जो सांस ले रही है, उसमें से 99% लोग ऐसे सांस ले रहे हैं जो प्रदूषित है, मतलब जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक्सेप्टेड जो लिमिट्स है उसको वो पार कर गए हैं, है ना, मतलब उससे ज्यादा, मतलब प्रदूषित एयर में हम सांस ले रहे हैं, इस 99% में हम लोग भी आते हैं, ठीक। इसके बाद बताया जा रहा है कि 99% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो ब्रीथ कर रही है कैसी एयर, जिसमें पॉल्यूटेंट से संदूषक है ना, ठीक है। और देख लीजिए कि प्रदूषण की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने बार बार बोला है, किसी भी चीज का कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जो है आपका दोहन करना, है ना, धारणी क्षमता से ज्यादा दोहन, तो वो प्रदूषण ही होता है। वो प्रदूषण के भी आयाम होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रदूषण भी होता है ना, जो आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, जेनेटिक पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन के भी मल्टी लेवल एस्पेक्ट्स हैं, उसको आप मल्टी डायमेंशनली अप्रोच में कभी प्रदूषण पे लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं। एनवायरमेंट का हमारा कोर पार्ट है जीएस पेपर 3 का, ठीक है। तो यहां पर ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद बता रहे हैं कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज, अब देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा ये आपका ऑब्जर्वेशन कि भैया जिन देशों की आय निम्न या मध्य वर्ग की है तो वो ज्यादा सफर कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तरीके का फंड नहीं, उस तरीके का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो ज्यादा जो है आपके अनहेल्दी लेवल के जो आपके पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इससे मिश्रित, ये संदूषक है, तो इनसे मिश्रित जो है एयर को क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ पे पड़ रहा है। इसके बाद रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है कि भैया अब हमको ये आवश्यक है हमारे लिए कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं वो कम कर दें और सस्टेनेबल रिसोर्सेज की ओर स्विच करें, है ना, ताकि हम रिड्यूस कर सके एयर पॉल्यूशन को। इसके बाद इस डेटाबेस के बारे में बताया जा रहा है, तो ये WHO रिलीज किया है ना, WHO ने रिलीज किया है अप्रैल 2022 में। इसमें अगर देखा जाए कि ये होस्ट डेटा जो है, इसमें एयर क्वालिटी को क्या सैंपलिंग ली गई है एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए, तो इसमें 100 से अधिक देशों से 6000 से ज्यादा मानव बस्तियों का जो है डेटा लिया गया है, सैंपलिंग की गई है। इसके बाद जो डेटा है ये कंप्लाई क्या करता है, इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो ग्राउंड मेजरमेंट्स लिया जाता है इसमें, एनुअल मीन कॉन्सेंट्रेशन, इसमें आपका PM 2.5 है, PM 10 है, और इस साल पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी जो है आपका ग्राउंड मेजरमेंट जो आपका एनुअल मीन कॉन्सेंट्रेशन है वो भी देखा गया है। अब ये जो दोनों ग्रुप आप देखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 और PM 10, है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि इनके उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है वो कैसी गतिविधियां, मानव गतिविधियां, जो हम वाहन वगैरह चलाते हैं, है ना, तो उसमें से अनबर्न्ड भी आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, उसके कारण भी होता है पॉल्यूशन, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह भी पढ़ा होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर हम इस तरीके के इंडेक्सेस को लिख रहे हैं वहां पैरेलल लिखे कि यहां पर नेशनल लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, और अगर स्टेट स्पेसिफिक कोई पेपर देना है तो देखना कि वहां पर भी कोई जो है चीज इंप्लीमेंट की गई है क्या, नवाचार किया गया है क्या, ये मार्क्स को फैच करने के तरीके हैं ये, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि जो डेटाबेस है 2011 से लगातार 2-3 साल में इसको अपडेट कर दिया जाता है, और ये अभी तक का जो है 5th नंबर का क्या है, अपडेट है। अब इसको कंप्लाई कौन करता है, तो WHO करता है। इसमें बहुत रिलायबल ये WHO इसको जो है, देखिए इसके जो आंकड़ों का उपयोग क्या करता है, हर इंस्टीट्यूट करेगा,
है ना, जो पूरे विश्व को ये एक तरीके से गाइड कर रहा है ना कि ये डेटा है, आप इस तरीके से अब आगे के जो है अपने प्रावधानों को, आयामों को जो है इंप्लीमेंट करें। तो यहां पर ये जो आपका डेटा है जो कंपाइल कर रहा है डब्ल्यूएचओ, वो क्या एक हेल्दी इनपुट नहीं है, प्रोडक्टिव इनपुट नहीं है एसडीजी गोल इंडिकेटर्स के लिए जो एयर क्वालिटी से रिलेटेड है? तो वही बताना चाह रहे हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य संकेतक है उसके लिए भी तो ये एक इनपुट के रूप में काम करेगा। इसके बाद ये हेल्प करता है, मान लीजिए डिसीज वगैरह के बारे में हमको जानना है कि कौन कौन सी वायु प्रदूषण से बीमारियां हो रही, तो उसके लिए भी हेल्प करेगा। नॉर्मल सी चीज है। लेटेस्ट डेटा की बात करें तो इस डेटाबेस में फर्स्ट टाइम ग्राउंड मेजरमेंट एनुअल मीन कंसंट्रेशन लिया गया, किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कॉमन अर्बन पॉल्यूटेंट है, और जो पीएम आपका मैटर बनता है, पर्टिकुलेट मैटर जिसको आप बोलते हैं, या ओजोन जैसे फॉर्म होती है, तो उसका प्रीकर्सर है ये। इसी के कारण जो है वो पैदा होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद करंट अपडेट जो है, इसमें जो डेटाबेस लिया गया है वो काफी एक्सटेंसिव है ना। उसमें जो है कवरेज जो है एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर का ऑन द ग्राउंड वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ना, एक्सटेंसिव है, नॉर्मल सी चीज है। तो जितनी अच्छी सैंपलिंग होगी उतना अच्छा निष्कर्ष निकल के आएगा। 2022 का जो वर्जन है इसमें क्या क्या है, तो PM2.5, PM10 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने। एनुअल मीन्स देखते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, टोटल वैश्विक जो जनसंख्या है जो वो सांस ले रही है, वो सीधी बात है कि प्रदूषित वायु को ले रही है जो एक्सेप्टेड लिमिट्स के बियॉन्ड है। तो ये रेपिटेशन वाला पॉइंट है। इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने वार्न भी किया है कि अब जो लेवल एयर पॉल्यूशन का ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ऋणात्मक है, डेंजर लेवल पे है वो, ठीक है। तो यहां पर जो है कई तरीके से वो जो है बहुआयामी संदर्भों में मानव स्वास्थ्य को, एनवायरमेंट को, पशुओं के स्वास्थ्य को, जलीय जीवों को जो है ऋणात्मक प्रभाव डाल सकती है उन पर, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है इसको जो है कम करने की आवश्यकता है, वरना ये चेतावनी दे रहा है कि इसको कम नहीं करेंगे तो कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद PM2.5 हो, उससे क्या क्या होता है रोग, तो कार्डियोवैस्कुलर है ना, सेरेब्रोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी इंपैक्ट, ये सब जो है वहां पर इंपैक्ट डालता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रेस्पिरेटरी डिसीज, पर्टिकुलरली अस्थमा वगैरह होता है उसका मेन कॉज है, ये आपका मेन कारक है। इसके बाद कंट्रीज के अंतर्गत देखें, अगर सभी देशों के बीच जो हाई इनकम ग्रुप है, विकसित जो आपके राष्ट्र है, उसमें 17% ऐसी सिटीज है जहां पर P2.5 और PM10 का जो लेवल है वो डब्ल्यूएचओ का जो थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट है, स्टैंडर्ड जो सेट किया उससे नीचे है। लेकिन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को यहीं पर देखेंगे तो इनकी आय कम है, तो इनमें केवल 1% सिटीज ऐसी हैं जो डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स को क्या करती हैं, उनसे अलाइन है, उसको कंप्लाई करती है। इसके बाद आगे की क्या राह है, तो सीधी बात है कि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको, जो भी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है उनसे सिंक्रोनाइज करते हुए उसको, उन स्टैंडर्ड्स को जो है उनका पालन किया जाए। इसके बाद एयर क्वालिटी जो है उसको मॉनिटर किया जाए, देखा जाए कि पॉल्यूशन तो नहीं, पॉल्यूशन हो तो उस तरीके के मेजर्स लेके पॉल्यूशन कम कर सके। लोगों के अंदर एटीट्यूडनल चेंज लाने की जरूरत है, जो भी सोर्सेज है एयर पॉल्यूशन को उनको जानने की जरूरत है, वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको अच्छा करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर क्लीन हाउस होल्ड एनर्जी की आवश्यकता है हमको यूज करने के लिए, ताकि जो हम खाना बनाते हैं, कोई चीज गर्म कर रहे हैं, लाइट, तो इसके लिए क्लीन एनर्जी का यूज करें, ठीक है ना। सेफ और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दे जो ग्रीन हो, ग्रीन एनर्जी से जो मोबिलाइज हो रहा हो, जो चल रहा हो, जैसे कि अभी हमारे यहाँ फेम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज हम ज्यादा से ज्यादा करने की बात करें, तो इस तरीके के जो आपके सोर्सेज है, ग्रीन एनर्जी के जो रिसोर्सेज है उस पर स्विच करने की आवश्यकता है, ठीक है। और इसमें जो व्हीकल एमिशन और एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड है जिसको पोल्यूशन वगैरह बोलते हैं, तो उसमें स्ट्रिक्टली जो है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए वैसे नॉर्म्स को, और अगर वो ना माने तो उनके ऊपर फिर फाइन वगैरह भी करना चाहिए। इसके बाद एनर्जी एफिशिएंट जो आपकी हाउसिंग है उसको बिल्ड किया जाए, है ना। उसके बाद जो पावर जनरेशन उसमें सुधार किया जाए। इंडस्ट्री और जो भी आपका इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, तो उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ईडी से रिलेटेड है, बिल्कुल फैक्चुअल टॉपिक है। अभी इसने जो है एमवे इंडिया पर जो है वो एक जो है आरोप वगैरह लगाया, तो ये इंपॉर्टेंट है क्या आरोप लगाया है, किसके ऊपर लगाया है। ईडी देख लेते हैं हम लोग क्या है, तो ये एक तरीके के एक्ट से रेगुलेट हो रही देखेगा, तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। रिस्पॉन्सिबल किस लिए है कि भैया ये इन्फोर्स करेगी जो आपके आर्थिक कानून है और जो आर्थिक अपराध होते हैं उनके विरुद्ध फाइट करेगा ये, ठीक। इसको मैंडेट किया गया है, इसको मैंडेट किया गया है कि जो एक्ट है आपका, ठीक है ना, एक्सचेंज कंट्रोल, कि ये हैंडल करेगा किस एक्ट को, एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इसी का फिर जो है फिर से नाम बदला गया और रीनेम किया गया 1957 में,
कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आएगा ये? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन 1956। इस डिपार्टमेंट के बारे में बताइएगा कि आर्थिक समीक्षा जो होती है वो ये रेडी करता है क्या, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत में जो संसदीय समितियां हैं उनमें से कौन सी ऐसी समिति है जो वित्तीय जवाबदेहिता तय करती है संसद की, है ना, उस और कैसे करती है, कितना उसका कंट्रोल है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी और वो सब मैं पूछना चाह रहा हूं, मैंने आपको एक हिंट दे दिया और आंसर लिखा जरूर करिए। टू वे कम्युनिकेशन होता है। डेली मैं भी नम्र आग्रह करता हूं आप लोगों से कि प्लीज आंसर दिया करिए, लिखते हैं तो समझ में आता है। वर्चुअली ही हम कनेक्टेड हैं, मान लीजिए सामने से नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो ऐसा नहीं होता है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि मतलब संवाद स्थापित नहीं हो पाता, तो आप लोग लिखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं रेगुलर जो है आप लोग चल रहे हैं, है ना। तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि 1957 में इसको रीनेम किया गया और ये स्टैब्लिश किसके अंदर किया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 1956, है ना, इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में। फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन 1960s में। ये एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें डिपार्टमेंट जो है आपका रेवेन्यू वाला। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं इसके पैन इंडिया में। इसको चेयर कौन करते हैं, तो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, जो आपके एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, IRS हो गए ये आपके, है ना। इसके बाद ये की अथॉरिटी है मनी लॉन्ड्रिंग को भी कंट्रोल और प्रिवेंट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, लॉन्ड्रिंग वर्ड से समझिए कि जैसे प्रेस कर दिया हमने, गंदे कपड़े दे दिए, है ना, लॉन्ड्री में। अब लॉन्ड्री से लेके आए तो धुल भी गया, प्रेस भी हो गया, मतलब कि जो गंदा पैसा है आपका ब्लैक, तो उसको चैनलाइज करके विभिन्न देशों के माध्यम से, जहां जो टैक्स 7 कंट्रीज है वहां से मोबिलाइज करके वापस फिर हमारे यहाँ इकोनॉमी में इंडल्ज करा देते हैं। उससे पैरेलल इकोनॉमी जनरेट होती है ना। ब्लैक मनी वगैरह भी सब इसी से रिलेटेड है, कभी देखेंगे हम लोग वो टॉपिक आएगा तो, है ना, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि ईडी जो है आपका मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिगेट करती है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को, है ना, ऑफेंसेस को, अपराधों को, आर्थिक अपराधों को। कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत, तो एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आई गया आपका प्रिवेंशन वाला, एक आपका आर्थिक, जो आपका भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है, विजय माल्या के संदर्भ में काफी आपने काफी बार इसको पढ़ा होगा। तो फुजिटिव आपका इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फंक्शन कैसे करता है, तो भैया अगर मान लीजिए फीमा जो आपका एक्ट है 1999 का, उसके अगर प्रोविजंस का वायलेशन होता है तो करता है। तो उससे संदर्भित जो भी आपकी चीजें हैं, है ना, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपकी प्रक्रिया वगैरह है, तो कलेक्ट भी करता है, डेवलप भी करता है और डिसिमिनेट भी करता है इंटेलिजेंस को, जो रिलेटेड हो आपका फीमा 99 के प्रोविजन के उल्लंघन से। इसके बाद इन्वेस्टिगेट करता है जो भी सस्पेक्टेड इस तरीके के वायलेशन है, जैसे कि आपके हवाला वगैरह हो गया, ब्लैक मनी से रिलेटेड है आपका। इसके बाद मान लीजिए कि जो आपका एजुकेट केसेस जो वगैरह जो देखता है, इसके प्राधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वायलेशन या हैंडल करना, अपील करना, प्रोसिक्यूशन केसेस किसके अंतर्गत, फेरा जो आपका 1973 है और फेमा 1999, एंड उसके बाद ये पेनाल्टीज भी लगा सकता है, उसके वो भी जो है प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण की बात करें हम, चाहे हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट की बात करें, है ना, तो ये जो है आपका इन सब के अंतर्गत भी यही एक्शन लेता है, ठीक है। इसके बाद ये सर्वे वगैरह भी करता है ना, सीज भी करता है, अरेस्ट भी करता है, प्रोसिक्यूशन एक्शन भी कर सकता है ये आपका, है ना। तो अभियोजन कार्यवाही आदि सब जो है इसको प्राधिकार क्षेत्र दिया गया है। काफी पावरफुल बॉडी है ये आपकी, लगातार न्यूज में रहती है, आप लोगों को पता होगा बड़े बड़े केसेस में। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये देख रही है कि कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी इस तरीके के काम कर रही है, तो ये खुद से जो है वहां पर जो है इस तरीके की प्रक्रियाओं का पालन करके जो है जांच वगैरह कर सकती है ना, कुर्की वगैरह भी करती है, ठीक है। अब विजय माल्या को उठा लेंगे तो उसके सारी चीजों को आपने देखा होगा, तो वो यही है ना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मान लीजिए जो प्रोविजन है, अगर किसी स्टेट को वहां पर जो है पारस्परिक इन तरीके के कानूनों से संदर्भित सहायता प्राप्त करनी है या वो उसको सहायता चाहिए, तो वहां पर भी ये उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो रिन्यूएबल एनर्जी और कोल शॉर्टेज के बारे में पढ़ेंगे हम। तो लगातार जो है कोल स्टॉक्स में गिरावट हो रही है ना, उसके भंडार में, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि कई राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है कि अब बिजली की डिमांड पीक पे है, तो बिजली की कटौती करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो गया है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि जो रिन्यूएबल एनर्जी में हम रोज बता रहे हैं कितना टारगेट प्राप्त कर लिया हमने, तो भैया अभी भी अक्षय ऊर्जा जो है रिन्यूएबल एनर्जी वो कैपेबल नहीं है इन सब चीजों को फुलफिल करने में। वैसे भी एक दिन में किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता। यहाँ पर कुछ डेटा बताया गया कि पर कैपिटा कंजम्पशन जो आपका एक तरीके का इंडाइसिस है, ये मेजर इंडाइसिस है किसी भी देश के संदर्भ में कि भैया प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत क्या है, उस संदर्भ में उसको आर्थिक विकास का प्रमुख संकेत है।
क्योंकि सारे विकास तो ऊर्जा से, ऊर्जा नहीं होगी लाइट नहीं होगा, पढ़ नहीं पाएंगे आप, कोई भी काम नहीं हो पाएगा, है ना। खाना बनाना सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। इंडस्ट्री की बात करें या प्लांट्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, है ना, सर्विस सेक्टर की, तो सबका सब डिपेंडेंट है उस पर। उसके बाद जो कोयला जो है वो पूरे विश्व में बिल्कुल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है कम होता है ना। कोल बेस्ड जो आपके प्लांट है इसमें कैपिटल भी कम लगती है ना, कॉस्ट कम होती है ना, विद कंपेयर टू हाइडल और न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक है। तो इसको ये इसीलिए पूरी दुनिया के लिए वाइबल बना हुआ है, व्यवहार बना हुआ है जो आपकी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। कोल की बात करें तो हमारे जो पूरे कोयला जो है देश की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 55% हिस्सा है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 का जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने बोला कि भारत में सन 2000 के बाद जितनी हम एनर्जी यूज करते थे उसमें 80 मतलब ये जो है आपका जस्ट डबल हो गया, ठीक है। 2022 चल रहा है, तो हमारे यहाँ जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो पहले आवश्यकता थी जो अब है, तो पहले जो 2000 में थी उससे 80% जो आपका लगभग डबल हो गया, 80 नहीं है 80% नहीं है, ध्यान दीजिएगा, डेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास रखना है हमको। कि जो ये रिपोर्ट आई उसमें बोला गया कि भारत में जो ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, उपभोग किया जा रहा है, तो जितनी जरूरत हमारी 2000 में थी उससे लगभग 2 गुनी हो गई है अब हमारी, है ना, उपयोग जरूरत हमारी 2 गुनी हो गई है। अब अभी भी आप देखेंगे तो जो 80% डिमांड है टोटल वो किससे पूरा किया जा रहा है, तो वो पूरा किया जा रहा है कोल, ऑयल और सॉलिड बायोमास से। कोल जो है पूरे विश्व में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एनर्जी का प्रमुख जो है स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, और ये जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉसिल फ्यूल है, और ये इनफ है अभी पूरे वैश्विक जरूरत के लिए अगले 150 सालों के लिए, ठीक है ना। ये बिगेस्ट सिंगल सोर्स भी है एनर्जी का। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में देखें तो टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसका 42% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद वो देखेंगे आपकी कोयले से चलने वाले जो आपके विद्युत संयंत्र हैं उनका जो ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल एस्पेक्ट में बात करें तो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उत्सर्जन में 28% से अधिक का योगदान है, ठीक है। भारत में कोयला जो है अभी भी हमारी विद्युत जरूरतों को लगभग 70% से ज्यादा विद्युत जरूरतों को जो है पूरा करता है, विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कोल का, चाइना और यूएसए के बाद। अब लो अवेलेबिलिटी ऑफ कोल की क्या रीजन है, तो सीधी बात है कि अभी प्रिवेंशन इन स्टॉक अप एंड कोल ड्यू टू पैंडेमिक रिलेटेड डिसरप्शन, तो जो व्यवधान आए महामारी के कारण उसके कारण। फिर दूसरी चीज ये कि माइनिंग वगैरह खनन कार्यों को भी जो है बंद कराया गया था ताकि जो है कोविड वायरस स्प्रेड ना हो। इसके बाद मानसून के दौरान भी जो है माइनिंग एक्टिविटीज जो है वो हैम्पर्ड हुई है। इसके बाद जो स्टॉक्स है उनके आने में भी डिले हो रहा है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया, इसी के कारण जो है वहां पर कटौती वगैरह की बात की जा रही, कटौती की भी जा रही है ना, तो डेफिसिट देखा जा रहा है वहां पर, ठीक है। तो इसके कारण आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। अब यहाँ पर चैलेंजेस बता रहे कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ क्या क्या लगी हुई है, क्या क्या है। तो जो कैपेसिटी होती है किसी भी प्लांट की वो कभी भी प्रोडक्टिविटी में 100% नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है कुछ पावर फैक्टर लॉस, ट्रांसमिशन लॉस और भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे हीट वगैरह हो गया या ट्रांसमिशन लॉस। तो उसके कारण जरूरी नहीं कि जिस संयंत्र की जितनी क्षमता हो वो रियलिटी में उतनी ही पावर को कन्वर्ट करे, ठीक है। इसके बाद जो ये दोनों में अप्लाई है, रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी दोनों के लिए, ठीक है। इसके बाद सोलर और विंड एनर्जी की बात करें तो ये वेरिएबल रिसोर्स है, और जब भी पीक डिमांड होती है तो ये अपनी वेरिएबिलिटी को जो है वो एक्सपोज करती है ना, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद आप देखेंगे कि हर जगह जैसे आप ग्लोब की बात करें तो सूरज अगर कर्क रेखा पे है तो ऊपर जो है टिल्ट होके जा रही है आपकी रोशनी जो है, सोलर इंसोलेशन जिसको आप बोलते हैं, सौर विकिरण। तो आप सोचिए कि अगर कोई भी जगह है तो वहां पर सेम अमाउंट पे तो नहीं आ रही होगी सन रेज, ठीक है ना, तो कहीं पे सनलाइट ज्यादा है, ठीक है ना, तो और कहीं पर जो है सनलाइट कम आ रही है। उसके बाद जो बात करें अगर नाइट की तो नाइट में भी सनलाइट कम आती है, रेनी सीजन में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है आपकी वो उस समय भी उतनी ही रहती है, ठीक है। तो वहां पर भी जो आपका सप्लाई और डिमांड का मिसमैच देखा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके बाद जो देखें आगे की ओर तो तटीय क्षेत्रों में वायु की उपलब्धता ज्यादा है, तो वहां पर जो आपके विंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी ज्यादा होगी, है ना, तो उनकी ज्यादा क्षमता है। इसलिए गुजरात को जो है वहां पर देखा जाता है कि वहां पर कई सारी जो है वो कई सारी ऐसी साइट्स है जहां से विंड एनर्जी को जो है मोबिलाइज कर सकते हैं, है ना, विद कंपेयर टू अदर स्टेट्स,
ठीक है। अब इसके बाद देखें कि अगर सनलाइट की बात करें तो राजस्थान में ज्यादा आएगा, वो ज्यादा सनलाइट को जो है एक्सपीरियंस करेगा। ड्रायर भी है वो एरिया, सूखा भी है, तो वहां पर जो है इससे कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि गुजरात में जो है ज्यादा बढ़िया तरीके से हवा वगैरह चलेगी, तो उसका जो है वहां पर उसका यूज कर सकते हैं पवन ऊर्जा का। सौर ऊर्जा से भी ऐसे रिलेटेड है, पवन ऊर्जा से भी इससे रिलेटेड है कि कहीं कहीं पर साइट ज्यादा अच्छी होंगी। तो ये जो है अलग अलग जगह पर जो है वहां पर वेरिएबिलिटी दिखाई देगी, तो फिर एनर्जी के डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो सकता है। इसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है वो अभी भी नासेंट स्टेज में। नासेंट स्टेज जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नासेंट सी की बात करते हैं। बताइए जरा ये नासेंट सी है कहां, है ना, और किस जगह जो है इसकी बात करते हैं जब डाइवर्जेंट फोर्स की बात करते हैं हम, है ना, और कन्वर्जेंस फोर्स की बात करते हैं, है ना। तो जो इस तरीके की जो प्लेट्स का मूवमेंट पड़ते हैं उसी के अंतर्गत नासेंट मतलब बिल्कुल शुरुआती स्टेज, ठीक है। तो अभी भी हमारे यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रहा है, रिसोर्सेज से, वो नासेंट स्टेज में। टैरिफ चार्जेस भी ज्यादा है ना, तो लोगों को कन्वेंशनल सोर्स जो एनर्जी के हैं जैसे कोल वगैरह वही व्यवहार्य लगते हैं। इसके बाद सिप्री रिपोर्ट है, तो इसमें बताया गया कि हम थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है भैया। भारत जो है पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा खर्च करने वाले, जो मिलिट्री के अंतर्गत जो अपनी आर्मी के लिए ज्यादा खर्च करने वाले देश है, उसमें तीसरा स्थान हमारा है। ये बढ़ के अब जो डॉलर्स में बात करें तो 76.6 बिलियन हो रहा है। सिप्री की बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये मॉनिटर करता है जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आर्मी से रिलेटेड, किस तरीके का व्यय हो रहा है वैश्विक संदर्भ में। फिर मेंटेन करता है कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिस्टेंट एंड एक्सटेंसिव पब्लिकली अवेलेबल डेटा सोर्स कि भैया कौन सा देश कितना जो है खर्च कर रहा है मिलिट्री के संदर्भ में, या मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है, तो उससे जो है एक अनुमान लग जाता है पूरे विश्व को। तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ये डेडिकेटेड है ना, रिसर्च करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आर्मामेंट से, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के लिए समर्पित है। ये आपका संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में R&D वगैरह करेगा। ये स्टॉकहोम जो है आपका स्वीडन में अवस्थित है, 1966 में इसको स्थापित किया गया है। और जो भी आपके विश्लेषक है, नीति निर्माता है, R&D करने वाले लोग हैं, मीडिया है, जो भी आपकी सिविक सोसाइटी के लोग हैं जो इच्छुक है, तो वो जो है उनके लिए भी जो है ये आंकड़े विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। तो ये कुल मिला के इस डोमेन में जो है हेल्प करता है, डेटा वगैरह देता है। अब की हाइलाइट्स इस रिपोर्ट की देख लेते हैं हम लोग। तो टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ गया भैया, 0.7% बढ़ा है 2021 में, और ये अब पहुंच गया है 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स में। तो लगातार जो है कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे तो यहाँ ये जो एक्सपेंडिचर है वर्ल्ड का मिलिट्री स्पेंडिंग जो है आपका वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो सातवां ऐसा लगातार साल है जिसमें मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ी है। 5 जो लार्जेस्ट स्पेंडर्स हैं आपके, है ना, मिलिट्री के संदर्भ 2021 में, तो यूएस है आपका, यूएस के बाद चाइना, चाइना के बाद इंडिया, चाइना इंडिया को एक साथ रख लीजिए, यूएस, उसके बाद यूके और लास्ट में रशिया, मतलब टॉप 5 कंट्रीज है। और ये जो टॉप 5 कंट्रीज हैं इनको एक साथ मिला दिया जाए तो टोटल विश्व के मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 62% ये अकाउंट करते हैं वहां पर, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद भारत की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है 76.6 बिलियन डॉलर्स हो गई है, थर्ड हाईएस्ट है हम पूरे वर्ल्ड में, और ये बढ़ा है 2020 में 0.9%, 2020 से, और 2012 से 33%, ठीक है ना। तो अब ये ऐसा क्यों बढ़ा इतना हमारा खर्च? तो सीधी बात है, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, तो और ये जरूरी भी हमारी सिक्योरिटी पर्पस से भी। तो 2021 में जो सैन्य बजट आया उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजी परिव्यय है, जो उसका 64% जो है हमारे यहाँ, उसका कैपिटल, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो इस तरीके के प्लांट लगाने के लिए आवश्यक है, तो 64% भारत में डोमेस्टिकली जो है प्रोड्यूस करना है, हमको मैन्युफैक्चर करना है ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो उसके अधिग्रहण के लिए जो है निर्धारित किया गया, इसलिए जो ये फंड और भी बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है वर्ल्ड मलेरिया डे से रिलेटेड है, बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है। तो पहला ये कि हर साल जो है इसको मनाया जाता है 25 अप्रैल को, बिल्कुल ठीक है। इस बार का जो थीम था 2022 का, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द ग्लोबल मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, ये भी ठीक है आपका। तीसरा ये कि इसमें ऑब्जर्वेशन किया गया, तो उसमें देखा गया कि वर्ल्ड मलेरिया डे 2022 जो है उसमें रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर, नागपुर, है ना, वहां तक जो है उसका अवलोकन किया गया, उसके अवलोकन के एक भाग के रूप में जो है इनको जो है वहां पर देखा गया, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद लाइट अप लिखा हुआ, लिट अप लिखा हुआ है वो आपका, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनी है। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है कि 2030 तक भारत का ये गोल है कि भैया हमको कंप्लीटली मलेरिया फ्री नेशन बनना है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है मलेरिया? प्रोटोजोआ से होता है कि वायरस से होता है, किससे होता है ये, ठीक है। फिर ये क्या कम्युनिकेबल डिसीज है या नहीं है, ये भी बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा वैश्विक जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसको बौद्धिक
संपदा अधिकार, है ना, जो बौद्धिक संपदा दिवस है उससे संदर्भित है ये आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो वीपो के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए जरा वीपो क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में स्टेटमेंट बताना ट्रू कौन सा। तो पहला ये कि मतलब एनुअली जो है ये प्रतिवर्ष अप्रैल 26 को मनाया जाता है। इसके बाद पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये कि इस साल का जो थीम था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो बिल्कुल ठीक है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसी के साथ आज के वीडियो को यहां पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे लगातार बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।